खुल की बात है, जैसे कांग्रेस की सरकार जब बैठी, कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मतलब नरेंद्र मोदी का जो दौर हाँ। है, सर दिल्ली कैसे लगती है? बहुत सुंदर। क्योंकि हम लोग पे इतनी संपत्ति है नहीं कि छापे मारे जा सके, हम खुल के बात करने की उम्मीद रखते हैं। खुल के बात कर सकते हैं, कोर्ट से भरी हो चुकी है, केजरीवाल की बात कर रहे हैं बिहार से करें तो नॉर्मली दिहाड़ा की अगर हम लोग बात करें तो दिहाड़ा नहीं आएगा। भिजवाया मौजूदा ने भी उन्हीं के साथ सरकार सत्यम परम धिमाई, श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसका अर्थ कहता है कि मैं परम सत्य की चेतना करता हूँ, मैं परम सत्य का चिंतन करता हूँ। सत्य के लिए ही देवताओं का अवतार होता है और सत्य की खोज में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अनुसंधान किया। आज आपके बीच हम इस सीरीज का पहला एपिसोड लेके आ रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है P2P पॉलिटिक्स टू पीपल की फर्स्ट एपिसोड में। मेरा नाम है आयुष प्रताप सिंह, मूलतः अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डिबेट में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और देशबंधु का छात्र। तो क्योंकि सबसे पहले अपने घर से ही प्रारंभ करना चाहिए, ये हमेशा सुना है, तो आज का जो पहला हम शूट भी कर रहे हैं वो अपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ही कर रहे हैं और फैकल्टी के साथ कर रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्या सनातन संविधान की मूल चेतना का आधार है और क्या एजिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के टाइम फ्रेज में डेमोक्रेसी से धर्म की तरफ हमें बढ़ने की कोई आवश्यकता है। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल चेवोकर, डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला और डॉक्टर सुमित कुमार मौर्य। आप सबका तहे दिल सर। तो सबसे पहली चीज तो ये है, इस शूट का लॉजिक इतना है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में थीम की अंडरस्टैंडिंग। तो पहला आश्वासन आपसे लेना चाहूंगा कि यहाँ पे खुल के बात होगी और कोई भी इसमें मेरी डिग्री या फिर मेरे मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक अगर कोई है तो वो वसुधैव कुटुंबकम की बात रखने वाला भारत है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए। उसके बाद भी 78 साल की आजादी पाने के बाद क्या आज भी हमारी लोकतांत्रिक स्थिति, हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में संवैधानिक चेतना क्या अपना पूरा रूप से काम कर पा रही है? क्या वो कारगर है? इस पे आपके प्रथम विचार रखना शुरू करते हैं सर। तो फिर पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बोला आयुष, संवैधानिक चेतना, सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी संविधान में तो दिखता है और उसकी परिकल्पना आपको समाज में भी दिखती है। क्योंकि 78 साल हो चुके हैं भारतीय लोकतंत्र में, क्योंकि समाज, जैसे हम कहते हैं कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो अंडरलाइन प्रिंसिपल समाज का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ भी दे तो आप नैतिकता जो है वो दिखती है। एंड इस नैतिकता का रिफ्लेक्शन आप देखेंगे जब हम धर्म को परिभाषित करेंगे। और आपने भी शुरुआत में कहा सनातन की, जब आपने बात करी, तो जब हम धर्म की बात करें तो उसकी भी व्याख्या अलग अलग समय पे अलग अलग तरीकों से हुई है। जब आप वैदिक काल में देखेंगे तो धर्म को प्राइमरीली हम एक कॉस्मिक ऑर्डर की तरह से देखते थे। और आपने ही अपने शुरुआती जो आपने बताया उसमें आपने बात करी कि कैसे हम इन्वेडर्स जब भारत में आए, उन इन्वेडर्स ने कैसे इस धर्म का डिस्टॉर्शंस किया। और उस डिस्टॉर्शन का कारण है कि अभी भी समाज में जो धर्म की ओरिजिनल जो परिभाषा है, जो मोरालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी थोड़ी कमी हमें आज दिखती है इस इन्वेडर्स की वजह से, इन्वेजन्स की वजह से। अदरवाइज समाज का जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो आपको मोरालिटी दिखेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, इम्पैक्ट कितना हुआ, वो हमारी चेतना को कितना शेप कर पाया, ये आगे के डिस्कशन में हम बात करेंगे इस पर। सर, तो जैसा कि राहुल सर का कहना है, दुष्प्रचार काफी हुआ है, जो कि बाहरी आक्रांताओं का, अगर माने कि अरब से जो लोग आए, जिन लोगों ने एक बाहरी कल्पना दी हमें, उन्होंने हमारे अपने कॉन्सेप्ट को तोड़ने का भी काम बहुत किया। तो अभी समाज का नैतिक मूल्य है कि वो संविधान की पृष्ठभूमि को
साक्षात्कार में लेकर आए। तो इस पे आपके क्या टेक? जैसे अभी बात हो रही थी, राहुल सर ने भी कहा कि समय समय पर जो आक्रांताएं भी हैं, उसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं अपने संविधान की, तो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि लोग बोलते हैं कि संविधान जो है उसके अकॉर्डिंग समाज होना चाहिए, लेकिन समाज जो है या संविधान की जब हम बात करें तो संविधान अलग से कोई चीज बनाया नहीं गया, बल्कि समाज को ही प्रतिबिंबित करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। जैसा समाज होगा वैसा ही संविधान होगा। जैसे अभी बात हो रही थी कि पुराने समय में अगर हम बात करें कि भारतीय जो परंपरा रही है, सनातन की परंपरा रही है, उसका प्रतिबिंब हमें हमारे संविधान में भी देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो संविधान है उसका प्रथम पृष्ठ अगर आप देखें तो उसमें हमारे सनातन धर्म जो है वो प्रतिबिंबित होता है। वहां पर राम जी की, सीता जी की फोटोज के साथ शुरू होता है। इसका मतलब हमने हमारा जो संविधान है वो कहीं न कहीं सनातन को लेके चल रहा है। सनातन के जो वाक्य हैं रामायण में जो या रामचरितमानस में जो चीजें कही गई हैं समाज को लेके, वो सारी चीजें कहीं न कहीं प्रतिबिंबित होती हैं हमारे संविधान के अंदर। और संविधान जो है उन्हीं मूल्यों को, जो आक्रांताओं के समय में जो मूल्य को खत्म कर दिया गया था समाज से, उन्हीं मूल्यों को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का जो काम है वो संविधान के थ्रू कहीं न कहीं हो रहा है, जो कि हमारे प्राचीन समय में भी दिखाई पड़ता था। बीच के समय में जो आक्रांताओं के द्वारा जो समय समय पे हम कह सकते हैं कि मूल्यों को खत्म करने की कोशिश की गई, तो आज एक आजाद भारत के अंदर उन्हीं मूल्यों को, सनातन मूल्यों को दोबारा से संविधान के थ्रू समाज को एक आईना दिखाने का काम किया जा रहा है कि वास्तव में आप प्राचीन काल में क्या थे, और आपको दोबारा उसी तरह का समाज, जो सनातन समाज था, उसी समाज को दोबारा से आपको प्रतिबिंबित करना है। तो आपको संविधान जैसे मूल्यों को, जो कि संविधान आज के समय में दिखाई पड़ते हैं, उनको आपको दोबारा से अगर आप उनको अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो सनातन धर्म की ओर या सनातन धर्म की जो परंपरा है उनको दोबारा से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक। तो सर, जैसे कि सर ने कहा कि सर ने रामचरितमानस और रामायण का कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे सबको एक दृष्टि से देखने का हमारा होता था। तो रामचरितमानस की एक चौपाई है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुपानी, कि सबको एक दृष्टि से देखने का। तो क्या जब ऐसा ऑन रिकॉर्ड चलना चाहिए कि हम सबको एक यूनिटी के साथ देख रहे, एक इक्वालिटी के फ्रेमवर्क में देख रहे, तो क्या उसके बीच में जो यूजीसी की गाइडलाइंस आ जाती है, जो जातिगत तुष्टिकरण की बात आ जाती है, धार्मिक तुष्टिकरण की बात आ जाती है, क्या वो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खराब करने में कोई अपना बीज मंत्र रख रही है या नहीं? देखिए आयुष, पहले तो आपकी बात से शुरू करते हैं। जो आपने अभी सिया राम मैं सब जग जानी बोला, और बात को रखते समय आपने जो कहा वसुधैव कुटुंबकम, इसको अगर आप पूरा इसका श्लोक देखेंगे तो ये क्या है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और इस श्लोक के संदर्भ में जो आपके प्रश्न है कि जो यूजीसी का ड्राफ्ट आया या जातिवाद है या सांप्रदायिकता है, इसको अगर हम देखें तो पहली बात तो भारतीय दृष्टि ये कभी रही नहीं। भारतीय दृष्टि में कभी भी जातिवाद या सांप्रदायिकता जैसे विषय कभी नहीं थे, और संविधान बनाते समय संविधान बनाने वालों की चेतना भी इतनी ही जागृत थी कि इन विषयों को दूर ही रखा जाए। आज जो सुधार के क्रम में लाए जा रहे हैं, जो भी कानून लाए जा रहे हैं, जैसे आपने यूजीसी के नियम की बात की, आवश्यकता अनुभव हुई तो लाया गया। अब वो विमर्श का विषय हो सकता है कि उसमें कुछ कमी किसी वर्ग को लगी या किसी वर्ग को लगा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए, वो विमर्श का विषय हो सकता है। और भारतीय परंपरा विमर्श की परंपरा हमेशा से रही है, तो इसमें किसी तरह का विवाद देखना या उसको विवादित करना, मुझे लगता है ये अभी इतनी जल्दी बहुत ठीक नहीं है। इसमें इसका राजनीतिकरण करके आप विवादित कर देंगे तो इससे जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, जो आकांक्षा है संविधान की। राहुल सर ने भी बताया, नैतिकता की बात हुई। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आते हैं तो जिन मूल्यों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा गया, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सभी जो मूल्य हैं ये हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर, और आपको शायद नहीं पता होगा, भारतीय संसद की जो पुरानी इमारत है उसमें जब जाएंगे आप तो अगर मैं सही हूं तो गेट नंबर 5 से जब आप जाते हैं तो वहां पर एक बहुत स्पष्ट शब्दों में
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक सूक्ति लिखी गई है। वो सूक्ति क्या है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम तो हिते हितम, यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। तो जब हमारी संसद में ये परिलक्षित हो रहा है, हमारे संविधान में ये परिलक्षित हो रहा है, तो और नैतिकता की बात हमेशा से हमने की है, हमारे देश में नैतिकता सर्वोपरि रही है, जिसको हम धर्म के रूप में भी देखते हैं। राहुल सर ने एकदम सही कहा कि धर्म को विरूपित किया गया, धर्म की अवधारणा को विरूपित किया गया। तो इन सब संदर्भों में जब आप आज के परिदृश्य को देखते हैं तो कुछ मिसमैच है, और वो मिसमैच इसीलिए क्योंकि हम एक मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। उस मानसिकता से बाहर आए बिना ना हम यूजीसी की उस नियमावली को ठीक से समझ सकते हैं, ना उसके पीछे के उनके उस तत्व को समझ सकते हैं जिसके जरिए वो एक समतामूलक समाज स्थापित करना चाहते हैं। उस मानसिकता का मूल आधार आप क्या ढूंढेंगे? उस मानसिकता का मूल आधार एक शब्द में अगर मैं कहूं, जिसको इस देश में बहुत प्रचारित भी किया जाता है और कुछ कारणों से नहीं प्रचारित किया गया, उस मानसिकता का एक ही मूल आधार है, वो है एकात्मता, एकात्म मानववाद, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में एक ही विषय को देखा जाता है। अब उसको भूलकर अगर आप विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न, जो आपने अभी खुद ही कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सभी के भीतर एक ही राम को आप देख रहे हैं, तो ये रामायण में भी कहा गया, इसको बाद में हमारे कई दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित भी किया है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने समाज को, इसमें होने वाले सुधारों को उसी संदर्भ में समझना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर राजनीति की जाए और उस पर डिबेट डिस्कशंस होने शुरू हो जाए राजनीतिक रूप से, वो उचित नहीं है मुझे लगता है। बेसिकली सबको एक ऑर्डर से देखने का। भाई इसमें एक जो आपने आयुष पूछा कि ये जो हमारी मानसिकता है, जैसे सर ने बात करी कि हम सब में एक है, जो एकात्म मानवतावाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि हम हर एक व्यक्ति में आपको एक चिति दिखती है जो कॉमन है ना। बट ये डिस्टॉर्ट हुआ कैसे, इसका सोर्स क्या है? अगर हम खोजने की कोशिश करें कि ये डिस्टॉर्शन शुरू कहाँ से हुई, तो एक कारण दिखता है मेजरली जो कॉलोनियल नॉलेज सिस्टम रहा है। इसलिए आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ज्ञान परंपरा ऐसी रही है जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो उनका पूरा नॉलेज सिस्टम था, उन्होंने हमको इस तरीके से पेश किया, और आप सब जानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म हम कहते हैं। तो उन्होंने हमको इस तरीके से पेश किया कि ये तो एक ऐसे प्रिमिटिव लोग हैं जिनको ना समता के बारे में पता है, ना न्याय के बारे में पता है, ना लोकतंत्र के बारे में पता है, ना धर्म के बारे में पता है। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर आप इसको देखेंगे, आज यही भारत है जो, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो यूरोप हो, उनको बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, उनको बता रहा है कि न्याय की परिभाषा क्या होती है, उनको बता रहा है कि समता मूलक समाज कैसे बनाया जा सकता है। और ये हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमारा नींव में धर्म है, नींव में नैतिकता है। तो इसलिए आज हम उस दौर पे खड़े हैं कि आज हम अपना नॉलेज सिस्टम खुद क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिवाइटलाइज कर रहे हैं, हम रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से निहित है हमारे समाज में। एक बात और ऐड करूंगा मैं, जो सर ने भी कहा कि डिस्टॉर्ट किया गया कॉलोनियल रूलर्स से, जिन चीजों को क्लेम करता है वेस्ट कि ये उन्होंने दिया, जैसे सर ने डेमोक्रेसी की बात की, और हमारे यहाँ एक भाषण में मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया भारत को। तो जिन मूल्यों की बात करता है वेस्ट कि हमने दिए, और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रूप में उनको बार बार प्रचारित करता है, लेकिन अगर आप हमारे ग्रंथों में जाएंगे, आप किसी भी ग्रंथ में चले जाएं, वो सारे मूल्य वहां पर आपको मिलते हैं। आप वेद से उठाकर उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस की बात आपने की, विदुर नीति पढ़ लीजिए, वो सारे मूल्य आपको उन ग्रंथों में मिलते हैं जिनको कि क्लेम किया जाता है कि ये सभी वेस्ट से आए और हम एक प्रिमिटिव सोसाइटी होने के नाते उन मूल्यों से बहुत दूर थे। ऐसा कभी नहीं रहा है, भारत में वो मूल्य हमेशा से रहे हैं, बस उनको कुछ समय के लिए दबा दिया गया ताकि हम ही लोग उन मूल्यों से अपरिचित रहें और जो हमारे ऊपर थोपे गए मूल्य हैं केवल उनको ही हम सही माने। तो इस अज्ञानता से बाहर आना पड़ेगा, और उसके लिए ज्ञान परंपरा की जो बात हो रही है और जो अभी नीतियां बनी हैं शिक्षा को लेकर,
वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में एक प्रयास ऐसा लगता है। लार्जली डीकोलोनियलिटी की आप बात कर रहे हैं कि मतलब हमें वापस से अपने आप को अपनी एक्चुअल वैल्यूज को रीइग्नाइट करना पड़ेगा। तो क्या हमें प्रजा राजा का सुख समझने के लिए, क्या सर्विस की आइडिया को समझने के लिए बटोगे तो कटोगे जैसी बात करनी पड़ेगी? क्या हमें सबको एक बराबर लाने के लिए ऐसी मानसिकता लानी पड़ेगी कि जो 80-20 की बात करता हो, जो भैंस की बात करता हो, मंगलसूत्र की बात करता हो, क्या उससे हम एक सूत्र में पिरोने पा जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बटोगे तो कटोगे या 80-20 का जो ये नारा है, देखिए ये सब राजनीतिक नारे हैं। इनको आपको समाज पे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जब भी ये नारे लगते हैं, आप देखेंगे कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए लगते हैं। उसके बाद हम सबको पता है कि समाज का, जैसे मैंने कहा कि जो रूट है, जो नींव है, उसमें नैतिकता है। तो चाहे आप जिस समाज से आते हो, चाहे आप जिस धर्म से आते हो, चाहे आप जिस जाति से आते हो, हम सब, क्योंकि भारतीय परंपरा में यही बताती है, और वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि हम आप सब में चिति देख रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति में चिति देख रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट भेदभाव करने का कोई हमारे पास ग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो ये राजनीतिक नारे हैं, इनको हमें समाज के लेवल पे नहीं देखना चाहिए। तो मतलब ये सही है या गलत है आपके नजरिए से? ऐसी बातें, ऐसे देखिए, नजरिया, ऐसी बातों से हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। क्योंकि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में क्या बात कही और उसको आपने किस तरीके से इंटरप्रेट किया लोगों ने, तो उससे एक मैसेज गलत जा सकता है। तो इसीलिए हमें उस कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना चाहिए। सुमित सर, क्या जो अभी वर्तमान में मॉडल ऑफ गवर्नेंस है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हम फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं, क्या वो सूटेबल है अपने आप को वापस से पुनर्जागरण की तरफ बढ़ाने के लिए? अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में जैसे सर भी बात कर रहे थे कि पुराने समय में भी आपकी जो बेसिकली एक जस्टिस की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, समतामूलक एक समाज की बात की जाती है, भेदभाव रहित एक समाज की बात की जाती है, जिसमें कि सारे कहीं उसमें सारे रिलीजन्स भी शामिल हैं, सारे धर्म भी शामिल हैं। तो उस तरह के समाज एक इस्टेब्लिश करने के लिए, एक स्थापित करने के लिए जो संविधान में जो चीजें कही गई हैं, उसका एक प्रैक्टिकली पार्ट ये भी है कि उसमें से बहुत सी चीजें हैं जो कि आज भी हमारा समाज अचीव नहीं कर पाया। अचीव क्यों नहीं कर पाया है, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, या जो विभिन्न कम्युनिटीज से, विभिन्न डाइवर्सिटी जो के लोग हैं, उनके बीच वही बात हो रही कि उनके बीच, सर ने जैसे चीती की बात की, तो चीती बेसिकली आपकी चेतना है, उनके बीच उस चीज को जागरूकता कितनी है। वैसे पॉलिसी तो सभी को ध्यान में रख के बनाई जाती नहीं, कई बार कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी भी आती है जो कि पर्टिकुलर किसी समुदाय को लेके, समाज को लेके उसके द्वारा नीतियां बनाई जाती है। अब ये चीज उस समुदाय को समझने की जरूरत है कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी सरकार के द्वारा, पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अगर हमारे लिए स्पेशल पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आज स्पेशल पॉलिसी आज आपको दी जा रही है, तो आने वाले समय में उसका फायदा या उसी तरह की पॉलिसी दूसरे समाज के लिए भी दी जा सकती है। तब वहां वो समुदाय क्या कहेगा कि आप पर्टिकुलर दूसरी सोसाइटी को क्या एक बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहे हो। तो ये हमारे खुद के अंदर, एक समाज के अंदर एक चेतना आनी चाहिए कि जहां पर हमारा लाभ होता है तो उसको हम सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जब वहीं दूसरे का लाभ होता है तो उसको हम सोचते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समाज में जब आरक्षण की, रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि आरक्षण किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि आरक्षण जो है वो पिछड़े वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाने का एक साधन मात्र है, ना कि किसी वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, बल्कि जो एक विकास की दौड़ में जो लोग पिछड़ गए उनको मेन स्ट्रीम में खाली उनको इक्वली लाने का एक तरीका है। उसका क्या उतना परफेक्टली प्रयोग हो पा रहा है क्या? उस पॉलिसी को परफेक्टली प्रयोग हम जो है राजनीति के स्तर पर तो हमने उसका प्रयोग किया, लेकिन वही है कि यहाँ की या किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरह से उसको लोगों के सारे इंप्लीमेंट करती है। क्योंकि सत्ता में आता है अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी भी कोई भी है आज के समय में, फिलहाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रल है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं कहीं बायस्ड होती है, क्योंकि उनको कहीं उनको वोट बैंक से जुड़ा हुआ सवाल होता है। तो पॉलिटिकली, इसीलिए जब हम बोलते हैं समतामूलक समाज, तो समतामूलक समाज को
बनाने में ही सबसे बड़ी बाधा आज के समय में वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। मैं एक बात और जोड़ दूं, जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं क्या वो काफी हैं, या जो नियम बनाए जा रहे हैं क्या उनका पालन उस तरीके से किया जा रहा है। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और ये होना था कि अब इस संविधान को लागू किया जाएगा, ये अंतिम प्रारूप, तो बाबा साहेब ने एक बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ये जो संविधान है ये स्वयं से कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि संविधान एक यंत्र की तरह है, निर्भर ये करेगा कि यह यंत्र जो परिणाम देगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस यंत्र को चलाने वाला कैसा है, कौन है। तो जिस संविधान की बार बार दुहाई देकर हम बात करते हैं कि संविधान में समस्याएं हैं, संविधान में समस्याएं नहीं है। संविधान बहुत सोच समझकर बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन कम नहीं होते एक दस्तावेज को बनाने के लिए। अगर इतना समय लगा, और वो सभी प्रबुद्ध लोग थे। आज के समय में, आज की राजनीति में वो प्रबुद्धता नहीं दिखाई देगी आपको जो उस समय थी। सभी पढ़े लिखे लोग बहुत सोच समझकर, बहुत वाद विवाद के बाद, उसको विवाद तो नहीं कहूंगा, विमर्श के बाद बनाया गया। तो ऐसा संविधान कुरूप हो ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, समय की आवश्यकताएं बदलती गई और संविधान में परिवर्तन होता गया। अब वो परिवर्तन भी कैसे लागू करना है ये किस पर निर्भर करेगा, जो संविधान को लागू करने का अधिकार रखते। तो ये सारा विषय संविधान और उसके मूल्यों का नहीं है, ये विषय है कि उसको लागू करने के लिए कौन काम कर रहा है। तो हम और आप ही देख लीजिए, अभी काम करने वाले नहीं, हम और आप ही देख लीजिए, क्या हम संविधान को लागू करने के यंत्र नहीं है क्या हम संविधान को अपने जीवन में उस तरह से लागू करते हैं? हम कर्तव्यों की बात करते हैं क्या अपने लिए? हम अधिकारों की बात तो खूब करते हैं। हमें कितने कर्तव्य याद हो? हमारा एक भी ग्रंथ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजा को अधिकार नहीं देता, लेकिन कर्तव्य सभी के बताता है। तो संविधान में कमियां नहीं है, और ना संविधान के नियमों में कमी है, ना आरक्षण के नियमों में कमी है, ना इस यूजीसी के नियम में कोई कमी होगी। इसको लागू करने के तरीकों में कमी हो सकती है, क्योंकि वो हम हैं। तो 57-60 साल एक सरकार रही है, और हम सब पढ़ते भी हैं जिसको हम कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। जब एक सरकार रही, उन्होंने कोई की बात करेंगे सर, कांग्रेस की सरकार जब रही, कांग्रेस की सरकार जब रही, हाँ। और सुमित सर ने बताया कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हाँ। कोई सरकार करता है तो समाज का जो कल्याण है वो पीछे छूट जाता है। तो कांग्रेस के कारण, तो कांग्रेस के शासन में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने करी। अब क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट यहाँ बोल रहा हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमको दिखते हैं। अब इस तुष्टि, मैं इसका एक एग्जाम्पल बस देता हूँ कि पहली ही सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और आशीष जी ने जब अंबेडकर की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने रेजिग्नेशन में ये कहा कि आपने सारा प्रोविजन, सारा एलोकेशन, मतलब मोस्ट जो एलोकेशन है आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, आप ओबीसी के लिए कमीशन क्यों नहीं एस्टैब्लिश किया अभी तक? आपको ओबीसी, जॉन पिछड़ा वर्ग जिसको आज हम कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उनके लिए आपको एक आयोग स्थापित करना था, ये देखने के लिए कि उनका इकोनॉमिक सोशल बैकवर्डनेस कितना है। बट आपसे 3 साल हो गए और आपसे वो हुआ नहीं। इसलिए मतलब दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अंबेडकर रिजाइंड फ्रॉम दी नेहरू कैबिनेट। एंड उसके बाद भी आप चाहे इंदिरा गांधी का दौर देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी का दौर देख लीजिए, हम सब जानते हैं शाहबानो सर, तो मतलब नरेंद्र मोदी का जो दौर हाँ, है मैं अभी वो उसी पे अंबेडकर के समर्थन का है। पिछले 11-12 साल का जो शासन रहा है इस भाजपा सरकार में, और क्योंकि एक जो बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप देख लीजिए पिछले 12 सालों में मेरे ख्याल से 8 संवैधानिक संशोधन हुए हैं, और इन 8 संवैधानिक संशोधन का अगर आप एसेंस देखेंगे, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो मैं अभी ओबीसी कमीशन की बात कर रहा था, तो कमीशन बनाने के लिए इस सरकार ने एक अमेंडमेंट लेके आया। महिला आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं 26 से, आप सब जानते हैं, नारी शक्ति अधिनियम की जो हम बात कर रहे हैं, वो इस सरकार ने लेके आए। जीएसटी की बात कर रहे हैं, वो इस सरकार ने लेके आई। जो SC ST का जो आरक्षण है, EWS का आरक्षण है, उसको इस सरकार ने लेके आई थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो हमारे प्रियम्बल में है, और जो हम
फटली जब बात करें योगक्षेम की कि हमको सबका भला करना है, समाज का कल्याण करना है, तो समाज का कल्याण तभी होगा जब आप पूरे समाज के बारे में सोचें। तो पिछले 12 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करती है और एक व्यक्ति एक मूल्य को स्थापित करने की बात करती है। 1 पर्सन 1 वैल्यू। तो नारी शक्ति अधिनियम की बात की सर ने, और जिस संदर्भ में की, जिस पार्टी के संदर्भ में की, उन्हीं के जनरल सेक्रेटरी के ऊपर ये केस चल रहा है कि उन्होंने एक महिला का शोषण किया है और अभी वो कोर्ट में मामला है। तो क्या ऐसे नेता, ऐसे सत्ताधीश हुए लोग जो कि खुद ही लांछित हैं और जिनमें कई मामलों में सिद्ध हो जा रहा है कि किसी न किसी के ऊपर कोई आरोप पुष्टि रूप से प्रूवन है, तो क्या ऐसे लोगों को सत्ता सौंपना, ऐसे लोग क्या हमारे पुनर्जागरण के रथ को हाँक सकते हैं? नहीं, पुनर्जागरण के रथ को हाँकने का अधिकार तो निश्चित रूप से विशुद्ध नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति पर ही होना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम बहुत पीछे जा चुके हैं। जागृत अवस्था में आने से बहुत पीछे हम जा चुके हैं। अब क्योंकि पुनर्जागरण की बात आप कर रहे हैं, हालांकि हमारे यहाँ पर पुनर्जागरण आज का तो विषय नहीं है, ये विषय बहुत पुराना है। लेकिन जब आप व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि कोई आरोप लगा, लांछन लगा और वो न्यायालय में मामला है, लंबित है, तो निश्चित रूप से अगर वो लंबित है मामला और न्यायालय का निर्णय उस व्यक्ति अमुक के विरुद्ध आता है, तो उसको उस पद को तत्काल छोड़ देना चाहिए। नीति तो यही कहती है। अब नीति को ना मानने का जो एक दायित्व है या मानने का जो दायित्व है, वो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही कोई दल, कोई व्यक्ति नीति के विरुद्ध जाता है, तो निश्चित रूप से अपना जो लोकप्रियता है, क्योंकि हम तो पॉपुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो लोकप्रिय लोकतंत्र में जब आप लोकप्रियता अपनी खोएंगे, तो निश्चित रूप से अगली बार आपको तो कोई नहीं पूछने वाला, कोई बुलाने नहीं वाला। तो अगर ऐसा कुछ प्रूवन होता है, तो निश्चित रूप से उनको तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए। सर, दिल्ली कैसी लगती है आपको? बहुत सुंदर है। 2 साल पहले की और आज की दिल्ली में कोई अंतर व्यक्तिगत रूप से आपने अनुभव किया हो? देखिए, अगर अब विषयवार चलेंगे तो विषयवार बताऊंगा। प्रदूषण की स्थिति देखेंगे तो मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है। विषय अनुसार की अगर बात करें, हाँ, विषय अनुसार ही चल रहा हूँ। प्रदूषण की स्थिति में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। शिक्षा की स्थिति में अंतर है निश्चित रूप से। शिक्षा की स्थिति में अंतर इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि बेहतर हुई है, या मैं बता रहा हूँ क्या हुई है, क्योंकि जिस संदर्भ में आप ये प्रश्न कर रहे हैं मैं वो समझ पा रहा हूँ और सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि 2 साल पहले और 2 साल बाद अभी आएंगे। जिस संदर्भ में आप वो बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में मैं खुद दिल्ली सरकार के विद्यालय में एक शिक्षक रहा हूँ, तो मैंने वो स्थिति भी देखी है और मैं आज की स्थिति भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र अभी भी वहाँ शिक्षक हैं। तो जो इंटरफेरेंस था, देखिए हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम बार बार धर्म की बात करते हैं, हमने इस डिस्कशन को भी धर्म से शुरू किया। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा राजधर्म जो है वो ये भी था कि राजा का गुरुकुल परंपरा में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। राजा केवल संरक्षण देते थे गुरुकुल परंपरा को। शिक्षा कैसी होगी, क्या होगी, ये राजा नहीं तय करते थे, ये गुरु तय करते थे। लेकिन 2 साल पहले, 2 साल नहीं, मैं 1 साल पहले ही जाऊंगा। 2 साल पहले क्यों जाऊंगा? 1 साल पहले तक लगातार लगभग 10 वर्षों तक शिक्षा में जिस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप देखा गया, और खुद मैंने देखा, अध्यापकों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया गया, वो भी मैंने देखा। तो निश्चित रूप से शिक्षा में स्थिति बेहतर है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था में जाएंगे तो कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजनीतिक टिप्पणी करने का लाभ नहीं है। अकादमिक है तो अकादमिक टिप्पणी करेंगे। कानून व्यवस्था में बिल्कुल कोई ऐसा सुधार इतना बड़ा नहीं दिख रहा है कि दिल्ली बहुत सुधर गई है। उसमें कुछ हद तक अपने नैतिकता का भी प्रश्न है और कानून की व्यवस्था का भी प्रश्न है, तो वहां पर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता। लेकिन इन जनरल जो पहला प्रश्न आपका था, दिल्ली कैसी लगती है, दिल्ली बहुत अच्छी है। क्या? अब क्योंकि हम लोग पे इतनी संपत्ति है नहीं कि छापे मारे जा सके, तो हम खुल के बात करने की उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल। तो सर, क्योंकि सर ने भी कहा जैसे, तो पहले की व्यवस्था, अभी की व्यवस्था, अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो, और राजा के राजधर्म की बात करें, क्या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के जो टूल्स हैं, जो मैकेनिज्म हैं, ईडी सीबीआई के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका ऐसे इस्तेमाल करना
किसी भी नेता पे एक, मैं नाम नहीं ले रहा, सब प्रबुद्ध लोग हैं, किसी भी नेता के चरित्र पे कोई बात उठाना या फिर उनके ऊपर कोई दुष्प्रचार में केस लगा देना और बाद में उनका निष्पक्ष रूप से सिद्ध हो जाना कि वो उनका कोई दोष नहीं था, क्या ये राजनीति का एक दुष्प्रयोग है? और क्या अभी की सत्ता में जो हो रहा है वो सुधरने लायक होना चाहिए या नहीं? दुरुपयोग नहीं बोलते हम, बल्कि इसको हम लोग प्रयोग बोलते हैं। अच्छा, प्रयोग क्या होता है? प्रयोग सिर्फ अच्छा नहीं होता है, अच्छा बुरा दोनों होते हैं। क्या आप वास्तव में किसी चीज से, प्रयोगशाला से आप बनाना क्या चाहते हो या निकालना क्या चाहते हो, तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब हम बात करें कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले की अगर हम बात करें, जब भी हम कह रहे हैं कि आज के समय में इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि सीडी ईडी इन सबको लगाया जा रहा है, लेकिन जब यही हम कह सकते हैं कि जो सत्ता में 2 साल पहले लोग थे, उनके द्वारा भी तो जब वो सत्ता में आने से पहले इसी तरह के प्रयोग किए गए थे। पूरी पब्लिक के सामने घूम घूम के 8,000 पन्नों की फाइल घुमाई जा रही थी कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उसने कितना बड़ा करप्शन किया है, कितना बड़ा करप्शन किया है। और जब वो गवर्नमेंट में रह के गए 10 साल से ज्यादा, वो गवर्नमेंट आए तो एक व्यक्ति को अपोजिशन पार्टी के वो जेल तक नहीं भिजवा पाए। सर तो वो क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा था? भिजवाया तो मौजूदा ने भी नहीं। उन्हीं के साथ सरकार सरकार भी बनाई, बनाई। सरकार भी बनाई और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई, और वो 8,000 पन्नों की जो चार्जशीट थी वो कहां चली गई? जिसके दिल्ली बल पर बनी वो और सत्ता लोकसभा में में आए, समर्थन लिया। जिसके बल पर सत्ता में आए उसके साथ उन्होंने हाथ भी मिला लिया, सरकार भी बना ली, और उसके बाद फिर ये प्रयोग नहीं था क्या? गवर्नमेंट बनाना प्रयोग नहीं था क्या? कि हम अपने जिसके खिलाफ हम सत्ता में लड़ के आए हैं उसी से हमने हाथ बना लिए। क्यों? क्योंकि हमारा फायदा कहां था? सरकार बनाने में। कैसे भी येन केन प्रकार जो बोलते हैं, येन केन प्रकार सत्ता हासिल करना। तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ क्या? पहले तो 8,000 पन्नों की फाइल दिखती थी, बाद में एक पन्ने की भी फाइल नहीं दिख रही है उस पार्टी के खिलाफ, उनको सारे केसेस दबा दिए गए। तो हर पार्टी ये करती है, तो ये कोई दुष्प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग है। सर आज के समय में जब हम कहीं जब भारत जैसा जो तंत्र है जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी होता तो डिक्टेटरशिप बोल देते हैं, 2 पार्टी होता तो बार्गेनिंग हो जाती है, मल्टी पार्टी में तो मैक्सिमम गठबंधन होता ही है, और गठबंधन को तो हम वैसे भी बोलते हैं कि सबसे बड़ी खान होती है करप्शन। साधारण व्यक्ति से पूछे राजनीति कैसी है जी, तो पहले कहेगा अरे करप्ट होते हैं सारे, यही होता है, परसेप्शन यही निकलता है। अब ये बताइए, जिस शब्द में ही नीति आता हो वो कैसे गलत हो सकती है? वो शब्द में ही नीति आ रहा है, लेकिन अब उसको अनीतिपूर्ण बना दिया गया और उसके आधार पे उसको प्रचारित कर दिया गया और उसके आधार पे व्यवहार भी किया जा रहा है। नहीं तो राजनीति, हमारे भारत की जो परंपरा रही है, राजनीति पूरी तरह से एक धार्मिक परंपरा थी। धार्मिक अब उस अर्थ में मत ले जाइएगा कि मैं रिलीजियस कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। धार्मिक का मतलब यहाँ धर्मशील, राइटियस। तो धर्मशील परंपरा के रूप में जब आप राजनीति को देखेंगे तो ये सारे जो विमर्श हैं ये सब में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। तो ये प्रयोग, दुष्प्रयोग, ये सब मुझे नहीं लगता कि राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, पर हो रही ठीक है, लेकिन हो रहे हैं, क्योंकि ये नीति तो नहीं है, ये पूरी तरह से अनीति है। तो चाहे वो कोई भी करे, कि कोई भी अभी करे। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीति में दूसरी सत्ता को गिराने के लिए या किसी भी तरीके से उनके विपक्ष के नेताओं पे अटैक कर रही है किसी न किसी माध्यम से, वो गलत है। इसमें गिराने के लिए शब्द लाना भी, ये भी अनैतिक शब्द हुआ, गिराने के लिए। क्योंकि गिराने के लिए लाना, जैसे सुमित सर ने भी कहा कि आप जब नहीं थे तो आप हर मंच से दस्तावेज लहराते थे, आप नहीं थे तो हर मंच से बिजली के बिल लहराते थे, आप नहीं थे तो हर मंच से आप नाम लेकर गालियां देते थे, आप आ गए तो अचानक से वो दस्तावेज गायब हो गए, अचानक से वो बिल गायब हो गए, अचानक से वो व्यक्ति गायब हो गए, और अचानक से दिखने लगा कि वो व्यक्ति आप ही की तरफ खड़े हुए आकर। सर अभी आपने कहा कि जांच के लिए पहले पेपर लहराते थे और बाद में हुआ कि पेपर गायब हो गए। बिल्कुल। सर अजीत पवार का नाम सुना है आपने? सुना है। एक रात पहले, एक दिन पहले मंच पे से किसी नेता ने, अब नाम क्या लेना प्रधानमंत्री का, किसी नेता ने कहा कि हमारे अजीत पवार जी पूरे भ्रष्ट हैं और उनकी पूरी पार्टी भ्रष्ट है, और अगले दिन वो गलबहियां देख के उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे। तो क्या ये वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो विपक्ष मजे लेता है, क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये एक दुरुपयोग नहीं है? ये वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट भी मत कहो। देखिए, राजनीति को आज के समय में जब व्यवहारिक राजनीति में आप जाते हैं तो बहुत अंतर आ जाता है, और ये सही बात है
कि एक व्यक्ति एक जगह पर पापी हो जाता है, दूसरी जगह जाकर वो शुद्ध हो जाता है, और ये पूरे 78 वर्षों में हमने देखा है। ऐसी बात नहीं कि आज ही हो, एक जगह 78 महाराज वर्षों में हो रहा कहलाते है। हैं, अगली जगह हाँ। बड़े भैया बन जाते 78 वर्षों में ये हमने हर जगह देखा है होते हुए। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ बार्गेनिंग जो होती है ना, वो हमारे राजनीति की एक बहुत बड़ी विशेषता बन चुकी है। तो इस बार्गेनिंग पॉलिटिक्स में क्या है पर्दे के पीछे, क्या नहीं हो रहा है, इस पर मुझे लगता है अकादमिक जगत को टिप्पणी नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। सर। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल हम- कंपल्शंस तो अलग अलग हो सकते हैं, तो अकादमिक जगत में हम उसके मतलब वेरियस इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, तो उस पर एकेडमिक उसमें हो जाता है। तो देखिए हम नहीं कर राजनीतिक सकते। अल्टीमेटली जो आज की राजनीति, उसमें जो गोल है वो है किसी तरह सत्ता में बने रहना। तो गवर्नेंस सत्ता को रीस्टैब्लिश करने आएगी के कहाँ लिए से? ये कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होगा अगर एकेडमिक लोग उस पे विमर्श ना करें या नहीं, फिर उस देखिए, इसको- गवर्नेंस की जब आप बात कर रहे हैं और जब हम सुशासन की बात करते हैं, तो सुशासन का मतलब क्या है? अब जो सुशासन को शुरुआत स्थापित करने वाले तो वो नेता ही है ना, मोदी। नेता ही है ना। अब इसलिए मैंने कहा कि अब आपने इस सरकार के बारे में पूछा, और इस सरकार को मैंने 12 साल में क्या किया मैंने बताया। तो अब इसी को सुशासन कह रहे हैं ना, कि जहाँ पे व्यक्ति इस सरकार सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो। ठीक। तो अगर व्यक्ति बीच में है, हाँ। कोर में है, और आप सारा जो आपका कल्याणकारी जो नीतियां हैं उसको आप व्यक्ति को बीच में रखकर बना रहे हो, तो राजनीतिक जो आप कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन और ये, अगर वो इस साइड पार्टी में ज्वाइन करके अगर वो उस गोल के लिए काम कर रहा है, तो मुझे लगता है वो जायज है। उसमें इवेंचुअली गोल इज गवर्नेंस, और उस गवर्नेंस क्या को बात है लेकर, सर। उस गवर्नेंस को लेकर अगर पॉलिटिकल कंपल्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ये आज का विषय नहीं है, ये तो सर ने जैसे कहा ये 78 सालों से चलता आ रहा है। मतलब जो चलता आ रहा है वो प्रथा सही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि प्रथा सही मतलब है। अगर गवर्नेंस अगर करनी है, मान लीजिए उस प्रथा का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो मुझे लगता है देखना चाहिए। क्या बात। अंतिम और लक्ष्य उसमें अगर आपको है, हाँ, हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ समस्या क्या है कि हम जिस समय काल में रह रहे हैं, उस समय काल में रहकर हम अपेक्षा करते हैं त्रेता, द्वापर और सतयुग की। ये बड़ी समस्या है। मैं बार बार इसीलिए जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्टेक्चुअलाइज किया करो। टेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में जाने की बहुत जरूरत है। अब आज अगर आप, जैसे ये बात होती है मनुस्मृति की आलोचनाओं को लेकर या और कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्या जिस समय काल में, ऐसे तो हमारे संविधान में भी कितने परिवर्तन हो गए, तो क्या वो बुरा हो गया? भाई आप देखिए 100 से ज्यादा संशोधन 78 वर्षों में हो गए, क्या वो बुरा हो गया? संविधान बुरा नहीं हुआ, समय के साथ परिवर्तन स्वीकार किया। कोई भी तंत्र हो, कोई भी सत्ता हो, कोई भी दस्तावेज हो, अगर समय के साथ के परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता वो रखता है तो वो न्यायोचित। और समय की मांग ये है कि आपको श्रेय सिद्धि के लिए एक शक्ति चाहिए, सत्ता चाहिए। उस सत्ता में आने के बाद आखिर पिछले 12-15 सालों में जो भी समर्थन मिल रहा है लोगों का, वो किस आधार पे मिल रहा है? क्योंकि आपने काम किया। वो काम कब कर पाए? जब आप उस शक्ति को धारित कर पाए। उस शक्ति को धारित करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये आप मत ले जाइए कि मोदी जी हो या XYZ कोई भी नेता हो, वो एकदम कृष्ण की तरह आकर खड़े हो जाएंगे कि मैं ही सब हूं। नो, आज के समय में मैं ही सब नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को साथ, और कभी कभी अनपेक्षित लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। अगर आप नहीं लेंगे तो वही लोग बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए कभी कभी संतुष्ट भी, आप देखिए रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। अब आप इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर लीजिए। तुलसीदास जी ने जब मानस लिखना शुरू किया तो बार बार लिखे और बार बार उनकी कलम टूट जाए, बार बार लिखे, कभी उनकी दवात स्याही वो फैल जाए, तो बहुत परेशान की करें क्या। तो उनको समझ आया कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो बुरी शक्तियां उनका प्रभाव है। तो उनको समझ आया कि मैं रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ लिखने बैठा तो हूं, और मैं स्तुति पहले देवताओं की कर रहा हूं, वो मेरी रक्षा तो करेंगे, लेकिन इनको दुष्टों को कौन दूर करेगा। इसलिए रामचरितमानस जब उन्होंने लिखा तो पहली अपने पंक्ति में उन्होंने राक्षसों को संतुष्ट करने के लिए पंक्ति लिखी कि प्रभु अब तुम संतुष्ट हो जाओ, अब मैं लिखने बैठा हूं। तो अब इसको किंवदंती मान सकते हैं, इसको लोकोक्ति मान सकते हैं, लेकिन यही आज की राजनीति की वास्तविकता है। आपको दुष्टों को पहले शांत करना पड़ेगा, आप लड़ नहीं सकते।
आपको उनको शांत ही करना पड़ेगा। अब वो शांत कैसे करेंगे, छठे साठे हम समाचरित कर लीजिए जैसे को तैसा, और या फिर उनको कुछ क्षणिक लाभ देकर उनको संतुष्ट कर दीजिए। राष्ट्र निर्माण की कल्पना 78 साल भी हमारे आजादी की चल रही है, तो इस कल्पना को परिपूर्ण करने के लिए कौन एक चेहरा आपको लगता है जो कि भारत को वापस से विश्व गुरु के रास्ते पे अग्रसर कर सकता है, एक नेतृत्व? मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा कि एक नेतृत्व से सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि शुरुआती हमने करी वसुधैव कुटुंबकम से और आप जा रहे हैं इंडिविजुअलिज्म में, तो वो मुझे लगता है कि वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का रोल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि नेतृत्व नैतिक हो, वर्चुअस हो, करिज्मेटिक हो, तो वो पूरे समाज को साथ में लेकर चल सकता है। और जो नेतृत्व आज हम देखते हैं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि जो विकसित भारत का जो सर आपको दस रहे हैं सर, बहुत कंट्रोल कर रहा नहीं, वो हंस इसलिए रहे क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे वो एक नाम लेंगे उस पे आप जरूर आप मैंने जैसे मैंने बोला प्रधानमंत्री तो मुस्कुराहट अब आएंगे सर। एक तो जरूरी नहीं है कि हम नाम राहुल सर ने जैसा सही बताया कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कभी भी श्रेय नहीं दिया जा सकता। जैसे आपने बोला कि मोदी जी बात हुई, क्या मोदी जी से पहले भारत नहीं था? सही बात। समाज नहीं चल रहा था, सही बात। लोग आपस में प्रेम पूर्वक नहीं रह रहे थे, सब चीज था ना। हम बस ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए उस समाज को डायरेक्शन देने वाली कोई लीडरशिप हो, लेकिन वो भी क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है, उनका भी अपना लाइफ टेन्योर एक है, पीरियड है, पॉलिटिकल कैरियर का एक टेन्योर होता है 10 साल 15 साल, वो तो बदल देते हैं उसमें क्या। तो उस समय तक वो कौन गाइड कर सकता है? उस समय अगर उस हिसाब से देखें तो आज के समय में जो एक नेतृत्व है, कहीं ना हम देखते हैं लोगों को दिशा दिखाने वाला, कोई भी व्यक्ति इकलौता व्यक्ति हर फील्ड में नेतृत्व आपको नहीं दे सकता है। जिस फील्ड में दे सकता है उस फील्ड की हम बात करें, कम से कम तो पॉलिटिक्स की फील्ड में कम से कम यूथ को एक नेतृत्व देने का काम वो कहीं कहीं मोदी जी ने करने का काम किया। तो कहीं क्या एथिकल कंडक्ट की बात की, तो अगर एक वाक्य में संक्षिप्त करना हो इसको पूरे को, कि हमें आगे 2047 का जो विश्व गुरु बनता भारत दिखना चाहता है, उसके लिए एक एथिकल कंडक्ट, धार्मिक राष्ट्र बनने के लिए नेतृत्व या नियति या नैतिकता, दोनों तीनों, आप तीन चीजों की बात कर रहे हैं तो तीनों, व्यक्ति भी, नियति भी और नैतिकता भी। तो अगर कोई एक, मैं तो कहूंगा आप बन जाइए, मैं तो कहूंगा आयुष बन जाए, ये व्यक्ति भी है, नेतृत्व भी दे लेंगे, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, एक परिवर्तन जरूर आया है कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था, जो राजनीतिक चेतना थी लोगों की, वो जरूर जागृत हुई, उसको वो अंतर जरूर दिखा है। वो अंतर कौन सा कि अब लोगों को समझ आने लगे ये शब्द, सुशासन क्या होता है, गवर्नेंस क्या है, समझ आने लगा उसको समझ आने लगा कि ये जो लोग वहां बैठे हैं कुर्सियों पर, ये हमारे लिए काम करने बैठे हैं और हमें इनसे काम लेना है। लोग जानने लगे, लोगों ने नेताओं को, चाहे वो लोकल हो यानी स्थानीय या राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, उनको जवाबदेह बनाना शुरू किया है। तो अंतिम जो शक्ति है वो लोगों की है। तो मुझे लगता है कि जब नेतृत्व की आप बात करेंगे तो मैं तो कहूंगा लोगों का नेतृत्व होना चाहिए। ठीक है, अब वो लोग अपने में से किसको खड़ा करते हैं वो तो आपको आने वाले समय में पता लगेगा, अलग अलग प्रदेशों में भी, और भारत में 2029 में पता लग जाएगा। रही बात प्रदेशों में भी, बिल्कुल 2027 में उत्तर प्रदेश आएगा। और योगी जी की बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, योगी जी भी, देखिए पहली बात तो राजनीति इतनी ज्यादा अनसर्टेन है, कुछ नहीं कह सकते आप कि कब क्या हो जाए। जैसे अभी कई लोग कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी बिल आया है ये भी बहुत समस्याएं कर सकता है, वो सब विवाद और विमर्श के विषय हो सकते हैं। लेकिन नीति और नियति की जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि व्यक्ति एक ही चाहिए हमें, और वो व्यक्ति केवल वही चाहिए जो संसद के, मैं फिर वहीं पे क्लोजिंग रिमार्क दूंगा, जो संसद के भवन में लिखा हुआ है, जो प्रजा के सुख में अपना सुख देके, जो प्रजा के हित में अपना सुख देके, वो पूरी सूक्ति मैंने शायद आपको नहीं बताई थी, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम तो हिते हितम नाट्य प्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तो हिते हितम। यानी जो प्रजा के सुख में अपना सुख देखे, जो प्रजा के हित में अपना हित देखे, अपने हित को ही प्रजा का हित ना माने बल्कि प्रजा के हित को अपना हित माने। अब इस आधार पर हमारे सामने पूरी एक फेहरिस्त है, जो जनता को लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे सुख दुख को समझता है और हमारे सुख दुख को अपना समझता है, तो उसको चुनेगी। तो नीति, नियति और नेतृत्व तीनों वहीं से तय होगा। तो जनता सर्वोपरि है,
जनता सर्वोपरि है। बेसिकली जो एक बात मूल बिंदु समझ आया वो ये था कि हमें विमर्श के स्थापना के लिए, हमें शक्ति के आंदोलन होने के लिए हमें एक नेतृत्व से ज्यादा अपनी नैतिकता पे काम करना है। अब इसका पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है, आप कैसा इसको बोलना चाहे, कैसा इसको समझना चाहे। बाकी आज के इस एपिसोड के लिए धन्यवाद, आज के इस सीरीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेरी नाइस।